कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज के इस चुनावी चौसर में हम बात करेंगे सुपौल सीट की, जो कि बाढ़ की समस्या से पीड़ित है। पलायन यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बार के चुनाव की बात करें तो यहां पर एक खास चीज देखने को मिल रही है कि यह जनरल सीट है और यहां से राजद ने दलित बिरादरी से आने वाले व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही इस सीट पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ जातीय समीकरण बनने वाले हैं। जो गरीबी से पीड़ित यह सीट है, यहाँ पे लोग किसको वोट देने का मन बना रहे हैं और कांग्रेस यहाँ पर कितनी अच्छी भूमिका निभा पाती है। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिहार की राजनीति की अच्छी जानकारी रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ होने वाला है सुपौल सीट पर? सुपौल की अगर बात करें तो यहाँ के लोग काफी सारी समस्याओं से जूझते रहे हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए, कौन जीत रहा है सुपौल के सीट पर और कौन हार रहा है, इसका फैसला तो 4 जून को होगा। लेकिन जब हम लोग विश्लेषण के लिए बैठते हैं तो वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, इन चीज़ों पर नज़र डालते हैं। इसके अलावा क्या कोई भीतरघात हो रहा है सुपौल के सीट पर, इस पर भी नज़र हम लोग लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला सुपौल में इस बार होगा, इस पर सब लोगों की नज़र है। तो अगर हम एक एक चीज़ करके आगे बढ़ते हैं तो ये जानने और समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको, ना आपको, ना हमारे दर्शकों को, कि सुपौल का चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सर, यहाँ पे जो एक खास चीज देखी जा रही है कि ये जनरल सीट था, लेकिन फिर भी यहाँ से दलित उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या सोचकर राजद ने यह फैसला लिया? देखिए, 19 का चुनाव जो आत्मजा जी हुआ था सुपौल में, उसमें रंजीता रंजन उम्मीदवार थी कांग्रेस की। आरजेडी को इस बार ये सीट मिली है, सुपौल सीट आरजेडी ने ली है। तो आरजेडी ने एक रणनीति के तहत चंद्रहास चौपाल जो उनके विधायक हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। ये जो बिरादरी है इनकी, इसके करीब 1.5 लाख पौने 2 लाख वोट सुपौल लोकसभा क्षेत्र में है। तो इस एडिशनल वोट को कैप्चर करने के लिए तेजस्वी यादव ने चंद्रहास चौपाल को वहाँ पे उतारा है। बहुत सारे प्रत्याशी थे सुपौल की सीट के लिए, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए एक चेहरा चंद्रहास चौपाल का उतारा गया, ताकि वो जो 1.5 पौने 2 लाख वोट है वो माई को प्लस कर सके। देखिए, माई का वोट भी वहाँ करीब 5.5 लाख 6 लाख के आसपास बताया जाता है। तो माई में अगर ये 1.5 लाख वोट सरप्लस हो जाता है तो एक बड़ी ताकत आरजेडी के यहाँ बनती है। तो इसी रणनीति के तहत चंद्रहास चौपाल को वहाँ पर उतारा गया है। सर, सुपौल की अगर सीट की बात करें तो यहाँ इसको लेकर के खबरें आ रही है कि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है। किसके बीच यह लड़ाई होगी? देखिए, चर्चा तो है कि त्रिकोणीय लड़ाई वहाँ पर होगी। बैद्यनाथ मेहता जो हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव वहाँ आगे बढ़ रहा है सुपौल का, हमको लगता है कि चुनाव 1 to 1 ही वहाँ पर हो जाएगा। दिलेश्वर कामत और वर्सेस जो है चंद्रेश्वर चौपाल लगे हुए हैं। जो बैद्यनाथ मेहता हैं लगे हुए हैं। उपेंद्र जी की पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था तो वो सीट फिर चली गई दूसरी दलों को, तो उनको टिकट नहीं मिला। साल भर से कोशिश कर रहे हैं, बड़े पदाधिकारी रहे हैं, साफ छवि है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्य में आप समझ जाइए कि जिस तरह से गोलबंदी होती है, जातीय गोलबंदी जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, उसमें लगता नहीं कि जो मुकाबले को ये लोग ट्रिब्यूनल बना पाएंगे। और जो कुशवाहा वोट, कुर्मी वोट जिसकी ये दावेदारी कर रहे हैं, वो अपना वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। अल्टीमेटली वो वोट जहाँ जाना है वहाँ चला जाएगा। और जो दिलेश्वर कामत की हम बात करते हैं कि थोड़ा सा अपर एज है दिलेश्वर कामत को, उसका कारण यही है कि जो तीसरा एंगल बनाने वाले हैं बैद्यनाथ मेहता, वो उतने मजबूत नहीं हो रहे हैं। तो कुशवाहा वोट को भी लगता है कि अपने वोट को बर्बाद करने से अच्छा है कि फिर अपने ही अति पिछड़ा समाज को हम लोग वोट कर दें, ताकि जो है कुछ महत्व रह जाए हमारे वोट का। तो इसलिए दिलेश्वर कामत को वो वोट काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। सर, दिलेश्वर कामत की बात कर रहे हैं। दिलेश्वर कामत यहाँ से सांसद थे और लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस सीट पर पलायन और बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो क्या लगता है कि जो उनका कार्यकाल रहा है इतना अच्छा रहा है कि लोग उनको वोट करेंगे? नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है सब सीटों की। जहाँ जहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, खासकर दिलेश्वर कामत को लेकर तो और है। देखिए, उनकी उम्र है 84 साल, 84 साल के वो हो चुके हैं। लोगों से कम बातचीत करते हैं, एज फैक्टर भी होगा, लोगों से कम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत नाराज़गी है। लेकिन चुनाव चूँकि मोदी के चेहरे पर हो रहा है
और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है और जो जातीय समीकरण बन जाता है। तो हमने कई दफ़ा कहा है कि उम्मीदवार कोई मतलब ही नहीं है, लाख एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उस एंटी इनकम्बेंसी को ढक देती है, बहुत ज़्यादा वो प्रबल नहीं हो जाती है। तो लोगों की नाराज़गी है दिलेश्वर कामत को लेके, एज फैक्टर है, बात नहीं करते हैं, समस्याएं नहीं सुनते हैं। जो आप समस्या बता रहे हैं पलायन का है, लोग आप अभी अगर आप सुपौल के इलाके में जाइएगा, हम लोग गए थे सुपौल के इलाके में, आपको गांव के गांव खाली मिलेगा, केवल महिलाएं मिलेगी आपको। कहाँ चली गई सब लोग भाई? तो सब कमाने गए हैं हजूर, सब कमाने चले गए हैं, कमाइल गेल छै सब, इस तरह के आप सुनेंगे। मतलब कोई पंजाब कमा रहा है, कोई हरियाणा चला गया है। मतलब गांव में पुरुषों की संख्या और युवाओं की आपको बहुत कम मिलेगी, महिलाएं की दिखेगी हर घर में, और वोट भी उन्हीं को करना है। सर, जैसा कि खुद ही आप बता रहे हैं कि महिलाएं वोट करेंगी, तो कहीं ना कहीं सीट पर खबरें भी जैसी आ रही है कि शिक्षक और महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे किसी को जीतने में और हार तय करने में। तो क्या लगता है कि ये लोग किसको वोट करेंगे, जो शिक्षक लोग हैं और महिलाएं जो हैं? देखिए, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा आत्मीया जी, जो पिछला चुनाव दिलेश्वर कामत ने जीता था, वो करीब जीता था 2,56,000 के मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। अब सवाल है कि जो पुरुष मतदाता कम है, महिलाएं हैं, शिक्षकों का विरोध है, तो शिक्षकों का विरोध तो हर सीट पर है, और वो शिक्षक नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, एकदम जग जाहिर है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। स्वाभाविक है वो आरजेडी के तरफ वोट कर रहे हैं, ज़्यादातर शिक्षक उधर ही वोट कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर तो प्रभाव को डालेगा ही। महिलाएं नीतीश कुमार को पसंद करती हैं, नीतीश कुमार को वोट करती हैं वो लोग ज़्यादा। टीचर लोग नाराज़ हैं, वो तेजस्वी को वोट करेंगे। तो ये एक दूसरे को बैलेंस भी कर देता है ये सब वोट, कोई आपके तरफ है तो कोई हमारे तरफ है, तो बैलेंस होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है भीतरगात वाली बात, वो कैसे बैलेंस होगा, ये बड़ा सवाल है वहाँ पे। सर, तो कौन भीतरघात कर रहा है और उससे नुकसान किसको होगा? भीतरघात तो हो ही रहा है। अब हम बार बार कह रहे हैं कि जो कहा जाता है कि 20 का बदला 24 में ले लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भाजपा का जो कोर कैडर है, अभी कल ही दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें यही कहा जा रहा है कि भाजपा का कोर कैडर को हमको समझाना है कि एनडीए की सीट है, केवल भाजपा से जपने से नहीं होगा। अगर जेडीयू की भी कोई सीट है, एलजेपी की भी कोई सीट है, तो भाजपा को खुल के समर्थन करना चाहिए, उसके कैडर को जाना चाहिए। यही मैसेज लेके सम्राट चौधरी लौटे हैं पटना कि उनको आप ये मोटिवेट करिए कि वो लोग जाएंगे। सीटें नहीं आएगी तो फिर नरेंद्र मोदी कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री, ये समझाना है वोटरों को। दिलेश्वर कामत तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है, फर्स्ट तो पहले नरेंद्र मोदी जी हैं। तो विरोध तो हो ही रहा है, भीतरघात की भी संभावना है ही। अब वो भाजपा के एंड से होगा, आरजेडी के एंड से होगा, देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ को समझना होगा कि विजेंद्र यादव जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार के सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, बिहार के सुपौल के विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, कर ही रहे हैं। लगातार सुपौल में कैंप कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि इतना लंबा कैंप कभी अपने 40 साल के संसदीय जीवन में कभी भी विजेंद्र यादव इतना कैंप नहीं किए सुपौल में जितना कि इस बार वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि लड़ाई ये मजबूत है। देखिए, आरजेडी के तरफ से जो एमएलसी हैं अजय सिंह, वो भी लगातार कैंप कर रहे हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। युवा चेहरा हैं, युवा को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नीतियों को बता रहे हैं कि रोजगार देंगे तो तेजस्वी यादव ही देंगे, आप लोग आरजेडी को वोट करिए। चंद्रसाद चौपाल जो हैं अच्छे लोग हैं। तो अजय सिंह भी घूम रहे हैं पूरे सुपौल लोकसभा क्षेत्र में, लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन विजेंद्र यादव का जो अपना अनुभव है और उनकी जो पकड़ है, और अजय जी हैं, तो दोनों में तो अंतर है ही, आप समझ सकती हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि चूंकि यहाँ से राजद चुनाव लड़ रही है और रंजिता रंजन जो है कांग्रेस में है और महागठबंधन में दोनों शामिल है, 2019 का चुनाव भी उन्होंने यहाँ से लड़ा था, तो उनकी क्या भूमिका होगी इस चुनाव में? क्या वह जाएंगी और वोट मांगेंगी राजद के लिए? क्योंकि पूर्णिया में जैसा कि उनके साथ हुआ है उसके बाद। तो वही ने एकदम बहुत सही सवाल पूछा आपने कि अगर रंजिता रंजन पूर्णिया नहीं गई तो क्या रंजिता रंजन सुपौल में जाएगी आरजेडी के लिए वोट मांगने के लिए?
तो इसको लेके बहुत उहापोह की स्थिति है। अभी समय है, 2-4 दिन में पता चलेगा, लेकिन लगता नहीं कि रंजीता रंजन बहुत दिल से वहाँ जाने की इच्छुक होगी। पार्टी बहुत निर्देश देगी तो हो सकता है जाए, क्योंकि पिछला चुनाव वहाँ से लड़ी थी, अच्छा वोट भी आया था, उनको हार गई थी अलग बात है, लेकिन अच्छा वोट आया था, उनकी पकड़ भी है। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो वही बताते हैं कि रंजीता रंजन लगता नहीं कि सुपौल में चुनाव प्रचार के लिए जाएगी। सर, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सुपौल सीट की बात करें तो यहाँ पे लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। ऐसा है कि राजद और जदयू के उम्मीदवार जो हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कैंपेन किया जा रहा है और दोनों पार्टी कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरह से जो भी वोटर्स हैं उनको अपने तरफ लुभाया जाए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे वैसे तो 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो 2 मेन प्रत्याशी हैं राजद और जदयू के, उनके बीच किसको जनता ज़्यादा पसंद करती है। आपको क्या लगता है कि इस सीट पर किसको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। आई होप अच्छा हुआ होगा आज का।